मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है और अक्सर एट अ टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के हवाले से ज़रूर पूछा जाता है। और इस सेशन पर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ जानने वाले हैं। वेलकम टू द फहद हुसैन यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा कोर्स। मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इस सेशन पर हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को बहुत ही आसान और सादा लफ्जों में जानेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल तमाम इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन, स्लाइड और कोड मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली यहाँ से आने के बाद आप वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस या कोड के हवाले से जो कि यहाँ पर अपलोड हो रहा हो आपको बर वक्त पता चलता रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइगन वेक्टर है क्या। ए सिंपल एग्जाम्पल is that an eigenvector doesn't change direction in a transformation। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी अगर मैं एक वेक्टर स्पेस की बात करूं और हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशन पे मौजूद है या वेक्टर स्पेस 3 में मौजूद है और हम उससे 2 में कर रहे हो, तो हमें ये देखना होगा कि वो वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आप इस इमेज को बगौर देखें तो इस वक्त हमारे पास एक 2D इमेज है जिसमें 3 वेक्टर है। अगर मैं इसे V1, V2 और V3 कहूँ, ठीक है, तो जब इस इमेज को स्ट्रेच किया गया यानी ट्रांसफॉर्म किया गया इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि V1 की डायरेक्शन चेंज हुई, इसी तरह से V2 की भी डायरेक्शन चेंज हुई। लेकिन इस वक्त एक्स एक्सिस में मौजूद आप इस वेक्टर को देख रहे हैं जिसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ये वेक्टर आइगन वेक्टर है। मुमकिन है अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। चलें एक आसान से एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसकी वैल्यू रखते हैं हम 1 2 2 4, ठीक है। और इसी तरह से हम एक वेक्टर लेते हैं और इस वेक्टर की वैल्यू 1 और 2 है। मैं इसको क्लीन करके ज़रा सेपरेटली बना लेता हूँ। तो इस वक्त एक वेक्टर 2 by 2 का है, मैं इसे नाम दे सकता हूँ A का, और हमारे पास एक वेक्टर है X। इसी तरह मैंने एक और मैट्रिक्स यानी यही मैट्रिक्स यहाँ उतारा और एक और वेक्टर 1 by 1 लिखा। इस मैट्रिक्स को जो कि 2 by 2 का है 1 by 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका एक रिजल्ट वेक्टर के फॉर्म पर 5 10 के फॉर्म पर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इस दोनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 and 6। व्हाट डज इट मीन? फर्स्टली अगर मैं इस वेक्टर x की बात करूं और इस x को अगर मैं प्लॉट करूं x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं ये 1 x पे है और ये y पे, तो हमारा वेक्टर कुछ यूँ प्लॉट होगा। ओके उसके बाद जब इस वेक्टर को a से मल्टीप्लाई किया गया, विच मीन ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हुए, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 5 by 10 आया। और अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर 5 है तो कुछ यहाँ पर 10 होता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है ना वो इसी मैट्रिक्स को इस तरह से इनलार्ज कर रही है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैट्रिक्स अगर 1 by 1 था तो ये 5 by 10 हो गया। दैट्स इट। सिमिलरली दोबारा हम यहाँ आते हैं। अच्छा ये 1 है और ये 2 है। ओके अगेन सेकंड मैट्रिक्स को देखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 4 ही है, लेकिन जो वैल्यू x की है वो 1 by 1 है, तो मैं इसे 1 1 कर लेता हूँ, तो ये 1 1 1 है। जब मल्टीप्लाई किया गया मैट्रिक्स के साथ तो 3 6 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर कुछ 3 हो सकता है और यहाँ पर 6 हो सकता है, तो ये ऑलमोस्ट कुछ वैल्यूज़ कुछ यूँ बन सकती है। ठीक है, आई एम यूजिंग अ माउस दैट्स वाई नॉट क्लियरली शोन, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने डायग्राम सही बनाने की कोशिश की है। अब जब मैंने एक मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले और मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको विजुलाइज किया तो हमने 2 चीज़ें यहाँ देखी। जब पहले स्टेज पर, मैं इसे फर्स्ट स्टेज कह रहा हूँ और इसे सेकेंड, तो जब हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स प्लॉट हुआ मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हमने देखा कि ये मैट्रिक्स स्केल तो हुआ है लेकिन रोटेट नहीं हुआ। ठीक है, यानी इसमें रोटेशन नहीं हुई। ओरिजिनल जो 1 by 2 का मैट्रिक्स था वही इनलार्ज हुआ। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो ये मैट्रिक्स स्केल तो हुआ है लेकिन साथ ही साथ रोटेट भी हुआ है। हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉट रोटेट, लेकिन ये रोटेट ज़रूर हुआ है। तो इस रोटेशन से हमें पता चला, या नॉट रोटेट होने से ये हमें बात पता चल रही है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें कोई ऐसे वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए जिसके बेस पर वो स्केल्ड तो हो लेकिन रोटेट ना हो, वो हमारी वो स्केल्ड वैल्यू होती है जिसे हम आइगन वैल्यू कह रहे होते हैं। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स रोटेट होने के बाद साथ ही साथ स्केल हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स वैल्यूज हमें आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रही होती है। बेसिक एग्जाम्पल हमने देख लिया और कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके देखा। अब कुछ एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं और फिर मजीद ऑनलाइन एग्जाम्पल के जरिए से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। Eigenvector and eigenvalues are the mathematical tool used in a wide range of the application. They are used to solve different equations, harmonic problem, population models, etc. Not only in a chemical engineering, a lot of the other engineering scope, they are mostly used to solve different equations and to analyze the stability of the system of the equations. So what is an eigenvector? As we have seen, an eigenvector is a vector that maintain its direction after undergoing a linear transformation. यानी आपने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर ली लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी डायरेक्शन को मेंटेन देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं. Whereas the eigenvalue is a scaled value. What does it mean? It's mean that is a scaled value. That's a scaled value here. That the eigenvector was multiplied by the during the linear transformation. यानी वो स्केल वैल्यू जो कि आइगन वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो. अगर आप इस वैल्यूज को देखें जो कि 5 और 10 था, ये वैक्टर था हमारे पास स्केल्ड होने के बाद. मैं पहली एग्जांपल की बात कर रहा हूं. इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो हमारे पास 5 वैक्टर ऑफ 1 and 2 आ जाएगा. और अगर आप बगौर देखें तो ये 1 and 2 एक्चुअली वही वैल्यू है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था. तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 5 वो स्केल्ड वैल्यू है जिसके बेस पर हमारा ओरिजिनल वेक्टर 1 and 2 स्केल्ड अप हुआ विदाउट एनी रोटेशन. सो होपफुली अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी. यही वजह है कि मैंने पहले आपको डेफिनेशन नहीं बताया बल्कि पहले उसकी वर्किंग दिखाई कि आइगन वेक्टर क्या चीज है और आइगन वैल्यू एक्चुअली क्या चीज है जिसके बेस पर ही हमें मिल रहा होता है. इसका फॉर्मूला कुछ a डॉट वी इक्वल टू लैम्डा वी लिखा जाता है. इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है a डॉट एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो x की जगह v या v की जगह x इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रहा होता है. अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे. तो इस वक्त मैथ इज फन के नाम से एक साइट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और इसी से ही मैंने एग्जाम्पल ली है. तो मैं चाहूँगा कि आप इस आर्टिकल को या इस पेज को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आए. तो ये इसका फॉर्मूला है ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, जिसको मैंने अभी कहा कि हम एक्स भी लिख सकते हैं. ये हमारा मैट्रिक्स है. वी और सेकंड जो वी है यानी दोनों एक्स हमारे आइगन वेक्टर कहलाते हैं और लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद आ रही होती है, जिसको हमने कॉमन लेकर यहाँ देखा था. एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पर. फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का और आइगन वेक्टर जो यहाँ लिया गया है वो 1 और 4 लिया गया है. इस बेस पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसे सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. इसका हम फॉर्मूला देख सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर आ रहा हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो आइगन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी a वो मैट्रिक्स है जो कि आपके पास ओरिजिनल है. गोइंग टू जूम इट नाउ. और लैम्डा वो वैल्यू है जो हम फाइंड करना चाह रहे हो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइज पे डिपेंड करता है, यानी अगर ओरिजिनल आपके पास a 2x2 का है तो आइडेंटिटी भी आप 2x2 लेंगे. तो सोल्यूशन के लिए हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स a लिखा है यहाँ पर. उसके बाद माइनस लैम्डा का साइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा i से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद इस मैट्रिक्स से भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ रहा है. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस बन सकती है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स. तो इस वक्त 2x2 का है तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 42. इस बेस पर हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ सकती हैं. तो इस वक्त लैम्डा की -7 और -6 वैल्यूज आ रही हैं. तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ये 2 वैल्यूज इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज हैं. तो हम इस स्टेज तक आइगन वैल्यूज आइडेंटिफाई कर चुके हैं. अब हम एक दफा सोल्यूशन -7 और एक दफा 6 के साथ सॉल्व करते हुए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे. सो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने ए वी इक्वल टू लैम्डा एक्स, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज किया जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जो वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो नॉर्मली लैम्डा क्यूब या स्क्वायर से शुरू कर रहे होते हैं. अगर 2x2 का है तो स्क्वायर से शुरू होगा और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये क्यूब से स्टार्ट होगा. उसके बाद
हमने सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट किया, हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं। तो x एंड y दो ही अननोन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर 6 लेने की वजह ये है क्योंकि हम इस वक्त लैम्डा की वैल्यू 6 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम -7 से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द आंसर। इक्वेशंस हमने यहाँ पर रेडी कर ली, ब्रिंगिंग ऑल टू द लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पर हमने लाकर सॉल्व किया। और उसके बाद ईदर इक्वेशन रिवील्स दैट y इज इक्वल टू 4x, सो द आइगन वैक्टर इज एनी नॉन जीरो मल्टीप्लायर ऑफ दिस। और उसके बाद इसकी सोल्यूशन, उसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई की जा रही है और आइडेंटिफाई होने के बाद एट लास्ट हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज मिल रही होगी 624। ये 624 में से जब मैंने 6 कॉमन लिया तो ये 1/4 मिल गया। यानी जब मैं लैम्डा की वैल्यू यानी आइगन वैल्यू 6 यूज करता हूं तो हमें 1/4 का एक वेक्टर मिलता है। और बिल्कुल इसी तरह जब मैं -7 लूंगा तो हमें एक और वेक्टर मिलेगा जो कि एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म पर होगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हमें यहां पर यह बात समझ में आ गई कि जब हमारे पास एक वेक्टर होता है या एक मैट्रिक्स होता है तो हम उस मैट्रिक्स से, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम एक वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। और उस वेक्टर के जरिए से हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म वैल्यू होती है, मैं ट्रांसफॉर्म वैल्यू शॉर्ट में लिख रहा हूं, और वो ट्रांसफॉर्म वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसी वेक्टर से। ये जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू होती है इसे कहा जा रहा होता है हमारा आइगन वैल्यू। और उसके बाद जो हमारे पास यहां पर v मौजूद है ये आइगन वेक्टर है, विच मीन इन सिंपल a ऑफ v इक्वल टू लैम्डा x। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास जो 5 है वो इस वक्त लैम्डा है, x या v, या मैं इसको v ही बना देता हूं, ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। तो मैं आइगन वेक्टर कह सकता हूं और ये हमारे आइगन वैल्यू है। So that's all about a very simple and scratch level definition of the eigenvector and eigenvalues कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। जिस तरह से स्केल वैल्यू की डायमेंशन चेंज होगी वेक्टर की या मैट्रिक्स की, उसी तरह से इसको आइडेंटिफाई करना न्यूमेरिकली बाय फिजिकल हैंड राइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन हम सारी चीज़ें कंप्यूटराइज करते हैं तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं तो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैक्टर्स को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डायमेंशन को रिड्यूस कर सकें और स्केल्ड अप वैल्यूज़ को जान सकें कि किसके ज़रिए से वैल्यू हमारी स्केल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। इसी तरह से गूगल पे जो पेज की रैंकिंग होती है वहां पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन पे इसका इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या है और हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछें, कोशिश करूंगा आज सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर हमें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले।